कोशिश करेंगे। ठीक है, यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर हमारा सबसे अहम और सबसे जो है कि जो बेहतर हमारा जो फोकस है वो है पढ़ने के जो उसलूब हैं और पढ़ाने के जो तरीक़ेकार हैं, उस एक तैयारी से आप कई इम्तिहानात देंगे, क्योंकि ये क्लास जो है कि आपको किसी गाइड से नहीं होती है, बल्कि मुस्तनद जो किताब है इस यूनिट की, उस किताब से आपको क्लास मिलती है। चलिए, तो हमने कल पढ़ने की एक कोशिश की थी और हमने समझाने की कोशिश भी की थी कि उर्दू ज़ुबान व अदब में जो सलेबस तैयार किया गया है, उस सलेबस में सबसे पहले तारीख़ ज़ुबान उर्दू को मजमूई तौर पर कायम किया गया है, यानी उसका मजमूई उन्वान जो बांधा गया है वह क्या है, वह है तारीख़ ज़ुबान उर्दू। अब इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तारीख़ ज़ुबान उर्दू या तारीख़ ज़ुबान अरबी या तारीख़ ज़ुबान फ़ारसी, किसी भी ज़ुबान की तारीख़ को जब हम पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, उस ज़ुबान और उस लैंग्वेज की सबसे कदीम जो कौम होगी हम उसको तलाश करेंगे। उस भाषा और उस ज़ुबान के बोलने वाले में सबसे कदीम और सबसे पुराना, माइक बंद कर दीजिए प्लीज़, सबसे पुराने लोग कौन हैं? तो सबसे पहले जो है, माइक बंद कीजिए प्लीज़। इदराक नाम से कौन है? इदराक नाम से ठीक है, सो कर सुनेंगे तो अच्छा नहीं होगा, क्लास है तो बैठ जाए या कैमरा बंद कर लें। ठीक है, ये देखिए, तो इन्होंने क्या उन्वान कायम किया कि हिंद आर्या की मुख्तसर तारीख। अब मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा, ऐसा नहीं होगा कि मैं पढ़ा दूं और आप खामोश हो जाएं, फिर हमें मालूम ना हो कि आपने पढ़ा समझा नहीं समझा, क्योंकि हमने इसके ताल्लुक से कल पढ़ाने की कोशिश की और समझाने की भी कोशिश की, और इस यूनिट की सबसे मुस्तनद किताब से आपको पढ़ाया था। तो आप हमें कमेंट करके जवाब दीजिए कि हिंद आर्या के ताल्लुक से सबसे मुस्तनद और जामे राय क्या कायम की गई थी। तमाम मुहक्किकीन और जदीद नक्काद की क्या राय थी कि हिंद आर्या की असल बस्ती कहाँ है और कहाँ से इनका आगाज़ और इर्तका हुआ था। कमेंट कीजिए सब लोग। सवाल हमने कल लिखवाए थे आपको कॉपी पे, बताइए। तिब्बत, उस्ता एशिया, जी सबसे मुस्तनद जो राय कायम हुई थी इस ताल्लुक से वह क्या थी, उस्ता एशिया। यानी आखिर में तो मुख्तलिफ, शुरू तो मुख्तलिफ राय कायम होती गई और लेकिन मुस्तनद जो राय कायम हुई और तमाम नक्काद और मुहक्किकीन की जो इज्तिमाई राय जो कायम की गई, वो कायम की गई कि उस्ता एशिया में इनका इलाका तलाश करना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि सबसे पहला इंसानों का सबसे कदीम मस्कन किसको करार दिया गया? कल मैंने लिखवाया था, इंसान का सबसे कदीम मस्कन कहाँ करार दिया गया, किस इलाके को करार दिया गया, ये आपके इल्म में होना चाहिए, बताइए। तिब्बत, गुड, बहुत अच्छा, तिब्बत, ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, किस नाकिद ने या किस अदीब ने ये राय कायम की थी कि आर्या का मस्कन दूर दराज ना तलाश करके बल्कि इसी सरजमीन पाक, मतलब हिंदुस्तान के पाक सरजमीन को तलाश करना चाहिए। आर्या के लिए जो आर्या का जो मस्कन है उसकी जो सरजमीन हो सकती है वह हिंदुस्तान की ज़मीन है। ये एक बड़े नाकिद की राय थी, पंडित हरि अवध, गुड, बहुत अच्छा, सब लोग जवाब दीजिए। बहुत अच्छा, पंडित हरि अवध, सही है, बहुत अच्छा। ये हमने कल पढ़ाए थे, जब हम पढ़ाएंगे तो आपको पूछेंगे, ऐसा नहीं होगा कि हम पढ़ा दिए और आप खामोश हो गए, ऐसे में फिर आपको पढ़ने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। एक किताब का नाम बताइए, लिसानी जायज़ा हिंद, किताब मैंने कल लिखवाई थी, लिसानी जायज़ा हिंद, किताब का नाम बताइए। ग्रेरसन, गुड, बहुत अच्छा। ये किस प्रोफेसर का कौल था कि आर्यों का जो वतन है आर्यों का, वो दरियाए वालगा के दहाने पर है। प्लीज़ आप या तो बैठकर क्लास ज्वाइन करें, सो कर नहीं करें, ये पढ़ाई के आदाब के ख़िलाफ़ है, आपके इल्म में होगा।
जिस चीज़ को आप अहमियत नहीं देंगे फिर वो चीज़ भी आपकी अहमियत नहीं देगी। किस प्रोफेसर का ये कौल था कि दरियाए वालगा यानी आर्या जो कौम आई थी उसका जो मस्कन था वो दरियाए वालगा पर था। कल मैंने लिखवाया था, जल्दी बताइए सब लोग, बताइए। प्रोफेसर सुरेरदर, सही है, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। चलिए यहाँ तक पहुँच गए आप। कुछ और चीज़ें मैं पूछ लूँ जो लिखवाई थी कल, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा तमाम जुबानों की माँ किस जुबान को कहा गया था? तमाम जुबानों की माँ किस जुबान को कहा गया था, बताइए। हिंद यूरोपी। तमाम जुबानों की माँ किस जुबान को कही गई थी, जल्दी बताइए। हिंद ईरानी, जो हिंद यूरोपी से निकली थी। हिंद ईरानी जो हिंद यूरोपी से निकली थी। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए अब हम आज की तरफ आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास का के मंजिल को आगे बढ़ाते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? जो हिंद आर्या है इनकी तकसीम हुई है, इन तीनों तकसीमात को हम पढ़ेंगे। पहले आप हमें यही बता दीजिए, तीन तकसीमें, कदीम, उस्ता, ये हो गया वाय, और जदीद। आप में से जिस जिसको भी मालूम हो इन तीनों के तारीख या तीनों के जो ज़माने हैं कमेंट कीजिए, फिर हम किताब दूसरी निकालते हैं। आप में से जिन लोगों को भी मालूम हो कदीम, उस्ता और जदीद, मुहक्किकीन ने क्या राय कायम की है कि कदीम जो आर्या थे कब से कब तक थे, उस्ता आर्या कब से कब तक थे, और इसी तरह जदीद जो आर्या थे वो कब से कब तक थे। इन तीनों की राय अब जल्दी से जो मुहक्किकीन ने ज़माने मुतय्यन किए हैं इसको जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, फिर हम इसको छोड़कर हम अपने जो किताब निकालते हैं जिसे हमें पढ़नी है अभी। ठीक है, जल्दी बताइए। बताइए। चलिए पहले आज हम इस किताब को देखते हैं, फिर आखिर में दूसरी किताब दिखाएंगे आपको। जी, सबसे कदीम का है 1500 था 5 कबले मसीह। 500, 1500 था 500 कबले मसीह। ये देखिए इस किताब का मुताला आप लोगों के लिए ही करके ये किया था। चलिए एक किताब पढ़नी है, उस किताब के बाद एक और किताब मैं आपको पढ़ाऊंगा जिससे सारी चीज़ें आपको वाज़ेह और साफ हो जाएंगी। ज्वाइन नहीं हो पा रहे, ऐसा क्यों? ज्वाइन तो सबकी हो जाएगी है, मैसेज कर रहे हैं लोग, ज्वाइन नहीं हो रहे हैं। आप लोगों को ज्वाइन होने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी? नो सर। ठीक है, माइक बंद कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए। चलिए ये कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया, अब यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं आज। ठीक है, तरीक़ेकार वही है जो मैंने कल किया था आपसे। आप मूड बना लीजिए, मैं कभी भी किसी से भी कहूँगा पढ़ने के लिए, आपको पढ़ना होगा। सिर्फ सुनने से आप कभी भी मुकम्मल तैयारी नहीं कर सकते हैं और न मुकम्मल तौर पर खुद आप तैयार हो पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ जब ज्वाइन हुई जब भी, तो आप इस हिसाब से तैयार हुई कि आपको कभी भी आपका नाम लिया जा सकता है पढ़ने के लिए, आपको पढ़ना होगा। चलिए मैं पढ़ता हूँ फिर आपको पढ़वाता हूँ। अब हम यहाँ तक पहुँचे थे, अब यहाँ से हम तकसीम को पढ़ते हैं। यानी आर्या जो आए थे तो जाहिर सी बात है इस ज़माने के हिसाब से तो नहीं आए होंगे कि जहाज़ से आए और एक दिन में पूरा का पूरा मुल्क खाली हो गया। माइक बंद करिए प्लीज। वक्तन फ़वक्तन आते आते उनके ज़माने मुतय्यन होने लगे। तो हिंद आर्याई का अहद कदीम 1500 कबले मसीह था 500 कबले मसीह है। इसको आप लिख लीजिए फ़ौरन, इस चीज़ को आप अपने कापी में नोट कीजिए।
अहद कदीम के नाम से भी आप नोट कर सकते हैं, या कदीम हिंद आर्याई का ज़माना के नाम से आप नोट कर सकते हैं। कभी भी ये सवाल आता है और हमेशा आता है, कभी भी आ भी सकता है, इसको आप नोट कीजिए फ़ौरन। चलिए अब एक सवाल और इसी लाइन में देखिए, कह रहे आर्याई जुबान का पहला मुस्तनद नक्श हमें ऋग्वेद यानी 1000 कबल मसीह की शक्ल में मिलता है। अभी एक सवाल ये बनेगा कि आर्या हिंद आर्याई अहद कदीम में कौन सा वेद मिलता है, या किस वेद का तज़किरा किया गया है? तो ऋग्वेद का किया गया है। अब इसी चीज से आप एक चीज और समझ लेंगे, जब जाहिर सी बात है कदीम की बात चल रही है और कदीम में ऋग्वेद मिल रही है, तो अब वेदों में सबसे कदीम किताब कौन सी होगी? तो ऋग्वेद होगी। जब अक्ल इस्तेमाल करेंगे ये सारे सवाल आपके जहन में साफ होते चले जाएंगे। जब जाहिर सी बात है कदीम जमाने की बात हो रही है, कदीम जमाने में सबसे पहले जो किताब मिलती है वो ऋग्वेद मिलती है। तो इसी से ये बात साफ हो जाती है कि वेद के जो जमाने हैं उनमें सबसे कदीम जो वेद होगी वह ऋग्वेद होगी। आप इसको लिख लीजिए फौरन। आगे आइए। तो उस वक्त हिंद यूरोपीय जुबान हिंद ईरानी मंजिल से गुजरकर खालिस हिंद आर्याई शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। चुनाच मशरिकी ईरान से लेकर पंजाब तक इस लिसानी इर्तिका के तसलसल की निशानदेही की जा सकती है। ऋग्वेद के मुख्तलिफ हिस्सों की तस्नीफ मुख्तलिफ जुबानों और मुख्तलिफ मकामों पर हुई। किसी में किंदार के राजा देवदास का जिक्र है, तो किसी में सिंध के किनारे बसने वाले राजा सुदास का। इससे जाहिर होता है कि उसके कुछ मंत्र किंदार में लिखे गए, कुछ दरियाए सिंध के किनारे और कुछ जमुना के वादी में। अब तारीखी तौर पर हमें एक चीज़ मालूम हो गई, जाहिर सी बात है इस ज़माने के साथ सोचेंगे तो इतना मुश्किल होगा। उस ज़माने के हिसाब सोचिए, जब इतनी तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ नहीं हुआ करती थी, इतने वसाइल नहीं हुआ करते थे, उतनी मोटी किताब तैयार करने में अय्यामे मतलब बिल्कुल इब्तदाई दौर में एक जगह बैठकर तो किसी ने लिखा नहीं होगा। इसी बात के इन्होंने साफ किया है कि किसी एक जगह पर ऋग्वेद नहीं लिखी गई, बल्कि सिंध के किनारे पर इसका भी जिक्र आता है, जमुना के वादी में इसका भी जिक्र आता है, और मुख्तलिफ जगहों का जिक्र है। लेकिन बात करें ऋग्वेद के इब्तदाई हिस्से तो तकरीबन 2500 वर्ष कबल मसीह की तसनीफ है, लेकिन आखिरी बाब 8वीं सदी कबल मसीह में तसनीफ हुए। आर्याई तहजीब के इस वक्त दो बड़े मरकज थे। अब ये कहा जाएगा कि आर्या जो कौम थी उसमें कितने मजाहिब के लोग रहते थे या कितने मराकिज कायम हुए थे। जाहिर सी बात है, जब आर्या कौम छेड़ेंगे, आप बहस करेंगे, इसको बताना पड़ेगा कि कितने हिस्सों में तकसीम हुए या उनके असल मरकज क्या थे। जैसे अब दिल्ली का असल मरकज, दिल्ली का हिंदुस्तान का असल मरकज क्या होगा? दिल्ली होगा। अब बिहार होंगे तो असल मरकज पटना होगा, यूपी को होंगे तो असल मरकज कौन सा होगा? गोरखपुर तो होगा नहीं, लखनऊ होगा। और इसी तरह पर अगर हरियाणा करें कि यहाँ हैदराबाद है तो इसका तेलंगाना है, या हैदराबाद खुद स्टेट बन चुका है। इसी तरह तो दो बड़े मरकज थे, मगरिब में किंदार और मशरिक में ब्राह्मा वार्ता। इसका नाम ब्राह्मा वार्ता मतलब क्या है? पटियाला और करनाल। देखिए पटियाला और करनाल और समझते चलिए यहाँ से आप, क्योंकि अब तहकीक के तालिब इल्म कितने इसमें से होंगे भी बहुत सारे लोग, और अब तहकीक के मरहले में पहुंच भी रहे हैं। चीज़ों को लिखें तो कैसे लिखते हैं, जैसे इस चीज़ का इन्होंने हवाला दिया, तो हवाले लिखने के तरीक़ेकार क्या है इसको समझिए। इसके तरीक़ेकार ये है, देखिए यहाँ इन्होंने क्या किया, एक लगाया और उसके नीचे हाशिया चढ़ा दिया, इसको बोलते हैं हाशिया। ठीक है, ये हमें इल्म में होनी चाहिए। क्या कहा कि पटियाला और करनाल के अजला, ये जिला की जमा है, ये इसके में शुमार होते हैं। करें कि इसमें शक नहीं कि आर्या अभी दरियाए सिंध तक ही पहुंच पाए थे कि इनकी जुबान ने अदबी शक्ल इख्तियार कर ली। लेकिन ऋग्वेद के बेशतर मंत्र इसी गैर मसनूई और सादा जुबान में है जो इस वक्त आर्यों के घरानों में बोली जाती थी। मैं फिर से आपको बता दूं बीच में रोककर, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। आपका इम्तिहान आज से 6 महीने बाद है, और आप घबरा जाएंगे कि बहुत पेचीदा बातें हैं, समझ में नहीं आ रही हैं, तो आप सारा वक्त लगा देंगे मोबाइल में रील खींचने में और सारा वक्त लगा देंगे गाइड में, जिससे आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। तो इस उम्र में नहीं है कि आप ये कहें समझ में नहीं आता। समझ में नहीं आता 3 मरतबा पढ़िए, 4 मरतबा पढ़िए, आप हमसे पूछिए, हम आपसे पूछेंगे, जब चीज़ें समझ में आएंगी। छोड़कर भाग जाएंगे तो कभी भी समझ में नहीं आएगी। क्योंकि 1-2 मैसेज हमारे हमें मिले थे और ग्रुप में भी बात चल रही थी इसी क्लास के ताल्लुक से
कि मुश्किल होता है, मुताले कम है, तो हमें आप बताइए कि मुताले की ये उम्र इससे और अलग उम्र आएगी क्या? जब जिम्मेदारी आप बाप बन जाएंगे या और जिम्मेदारी आपके ऊपर सर पे आ जाएगी, तो उस वक्त आपको मुताले का वक्त मिलेगा? अभी जो वक्त हमारे पास है ये गनीमत है। मुश्किल चीज़ों को और हमारे पास वक्त होते हुए जो निसाब की चीज़ उसे हम नहीं पढ़ेंगे और ये छोड़ कर निकल जाएंगे कि बड़े मुश्किल हैं, नहीं समझ में आ रहे हैं, मुताले की कमी है, तो सिर्फ ये कहने से तो काम नहीं चलेगा ना। जिस चीज़ में कमी है उसको हम पूरा करेंगे ना। हमारे पास 6 महीना टाइम है, हम बिल्कुल गहराई के साथ पढ़ेंगे, इत्मीनान के साथ। और क्लास का तरीक़ाकार आप लोगों को मालूम है, जो नए हों जान लीजिए, 5 महीने बिल्कुल मतन के साथ पढ़ेंगे, इसी तरह सारे यूनिट को, और आखिर में 10 साल के पेपर हल करा देंगे और आपको नोट तैयार करा रहे हैं। बस इतना काफ़ी होगा आपके इम्तिहान के लिए। लेकिन आप कहेंगे समझ में नहीं आ रहा, तो ये बहाना सही नहीं है। जो लोग क्लास ले चुके हैं उनको किताब मिल चुकी है, वो क्लास मुताला करके आ रहे हैं, फिर हम पढ़ा रहे हैं, फिर मतलब आप देखिए चीज़ें समझ में आने लगी। चलिए यहाँ तक हम पहुँचे, तो अब इसको हम पूछ लें आपसे, आपको मुश्किल ना होने पाए। अब अगर ये कहा जाए कि आर्या जो कौम थी उनके कितने असल मरकज़ कितने थे, ये बताइए हमें। आर्या जो लोग थे उनके असल मरकज़ कितने थे, ये तो मालूम होना चाहिए। 2, 4, 5, 8 कितने थे, ये हमें कम से कम मालूम होना चाहिए। ये हमें मालूम होना चाहिए। एक चीज़ और बताइए कि सबसे कदीम वेद कौन है, ये कमेंट कीजिए। सबसे कदीम वेद कौन है? ऋग्वेद। ऋग्वेद का जिक्र सबसे पहले कहाँ मिला, किस दौर में? ऋग्वेद का जिक्र सबसे पहले कहाँ मिला, ये बताइए हमें। जो चीज़ें आप याद कर सकते हैं उसको तो याद कर लीजिए, जो चीज़ें नहीं याद हो रही हैं उसको 2 मरतबा 4 मरतबा पढ़ेंगे, याद होने लगेंगे। ठीक है, इस सफ़े में एक खुलासा हो गया। इस सफ़ा पढ़ेंगे, इस सफ़ा में उन्होंने ये बताया है कि देखिए यहाँ से, यहाँ मैं बता निशान लगा हूँ, कभी ठीक है। यहाँ आपको क्या देखना है कि कदीम मगरबी हिंदुस्तान के इस आर्या बोली की नुमाया खुसूसियत क्या है। अब इसको देखना है, क्या है कि इसमें रा और लाम दोनों आवाज़ों के लिए सिर्फ रा की आवाज़ मुस्तामल होती है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको ध्यान में रखना इल्मी तौर पर, इम्तिहान के तौर पर भी और इल्मी तौर पर भी, कि मगरबी हिंदुस्तान की जो बोलियां हैं आर्यों की, उसकी क्या खुसूसियत है। ये 2 खुसूसियत बताइए। हो सकता है पीएचडी में पूछ लिया जाए, फिर वाइवा में पूछ लिया जाए, तो आपको ये बताना है कि इसकी अहम खुसूसियत ये है कि इसमें रा और लाम दोनों आवाज़ों के लिए सिर्फ रा की आवाज़ मुस्तामल होती है। इसकी मुस्तामल होती है, सिर्फ रा की आवाज़ मुस्तामल होती है। ठीक है, ये किताब और गहराई में और गहराई में है। मैं आपको फिर एक दूसरी किताब को दिखाता हूँ। सर आवाज़ सोनम आपको आवाज़ मिल रही होगी मुझे लगता है, और लोग भी शिकायत करते हैं। मैं एक और किताब आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल इब्तदा में घबराइए नहीं। आपको ये किताब अगर मुश्किल लग रही है, हमारे पास और किताब है, वो भी मुस्तनद है अपने आप में। मैं आपको और भी किताब दिखाऊंगा जिससे और आपको आसान हो जाएगी पढ़ना। इसलिए कि खाना पूरी तो करना नहीं है कि नोट हम बना के दे दीजिए आपको, हम जो बना के दिए आप उसी वही पढ़ना है। आप हम वो देंगे जिसको आपको खुद पढ़ना है और हमें भी पढ़ना है। आपकी आवाज़ कट के आ रही है बीच बीच में, ठीक है। आप लोग माइक अब नहीं खोलेंगे कोई भी। सर मुश्तमिल मतलब मिला हुआ। जैसे ये घराना मुश्तमिल है माँ और बेटे पर, यानी इस घर में 2 लोग रहते हैं, माँ और बेटे। देखिए मैं बता दूं आपको, जो अभी किताब पढ़ रहे थे या कल पढ़ाए थे, अब मैं बता देता हूँ। देखिए मेरी पढ़ाई के तरीके का मेरा क्या है पढ़ने का। देखिए सबसे पहले आपको सिलेबस समझाए थे, सिलेबस समझाने के बाद आपको क्या किए थे, हम किताब शुरू की थी उस्ताद की किताब से। जो नाम लिखा हुआ है इस किताब से हमने पढ़ाई का आगाज़ किया था। अब इनके शागिर्द की किताब पढ़ना शुरू कर रहे हैं, जो उसको मुश्किल हो रहा था। इनके शागिर्द अजीज ने इस किताब को लिखा है, किताब अभी हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। आपको मुश्किल लग रहा था ना, तो अब आ जाइए।
आपको पढ़ा रहे हैं इनके शागिर्द अजीज। सर आपकी आवाज बीच बीच में कट रही है जी। माइक बंद कीजिए। चलिए, कुछ चीजें आपको हो सकता है वहां से मुश्किल लग रहा हो। अब शागिर्द और उस्ताद दोनों किताब से हम पढ़ाएंगे आपको, और चीजें कुछ हमारे पास हैं उसको रखेंगे, मुकम्मल तैयारी हो जाएगी। तारीख तो कल पढ़ चुके हैं आप, आज जाके अब यहाँ से हम पढ़ेंगे। चलिए, आप में से कोई एक आदमी बुलंद आवाज में पढ़िए। पढ़ना तो पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम सर मैं पढ़िए, बुलंद आवाज में पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कदीम हिंद आर्याई का कदीम दौर 1500 कब्ल मसीह था 500 कब्ल मसीह यानी पूरे 1000 साल तक कायम रहता है। ये दौर आर्यों की कदीम ज़बान संस्कृत की नुमाइंदगी करता है। इस दौर में इलाकाई सतह पर संस्कृत की कई शक्लें नमूदार हो जाती हैं। संस्कृत ज़बान के सबसे बड़े कवायद नवेस पाणिनि का ताल्लुक भी इसी दौर से है। संस्कृत ज़बान का इत्तिक़ा। वैदिक संस्कृत कदीम हिंद आर्याई दौर में हिंदुस्तान में शुमाल मगरिब ता मशरिक़ जिस ज़बान का इत्तिक़ा और फ़रोग़ अमल में आया उसे संस्कृत कहते हैं। संस्कृत के सबसे कदीम नमूने हमें वेदों की ज़बान में देखने को मिलते हैं, इसीलिए इस ज़बान को वैदिक संस्कृत कहा जाता है। सबसे कदीम वेद ऋग्वेद है, जो हिंदुओं की मुक़द्दस किताब है। एक सेकंड, ठीक है, रुक जाइए, देख लेते हैं, क्योंकि वो थोड़ा मुश्किल लग रहा था मुझे। आपके जो उधर से जवाब आ रहे थे वो नहीं आ रहे थे, तो उनके शागिर्द की किताब मैंने निकाली। आपको ये चीज़ लिख लेनी है अपने कॉपी में कि कदीम हिंद आर्याई का दौर कब से कब तक है। बात ये आपको याद कर लेना है। दूसरी बात आपको जो याद कर लेनी है कि उस दौर में जो ज़ुबान बोली जाती थी वो क्या है, यानी ये दौर आर्यों की कदीम ज़ुबान संस्कृत की नुमाइंदगी करती है। इससे पता क्या चला कि जो आर्या जो कदीम दौर में थे और जो भी ज़ुबान बोलते थे उसका नाम क्या था, संस्कृत। ठीक है, दो बात जान गए। तीसरी बात जान, जब किसी भी ज़ुबान का उरूज है और कोई भी ज़ुबान जब राइज होती है तो उसके कुछ उसूल और कवायद होते हैं। ठीक है, जैसे आज भी लोग कहते हैं कि लखनऊ की उर्दू बहुत अच्छी होती है, तो वहाँ के जो कदीम घराने के होंगे उनकी बोली में और आम शहरी की बोली में फ़र्क हुआ करती है और हुआ करती थी। तो कह रहे हैं कि जो संस्कृत बोला करते थे उसके कवायद नवेस कौन थे, उसका नाम भी आपके इल्म में होना चाहिए, वो पाणिनि है। कितनी बातें मुकम्मल हो गई, आगे आ जाइए। अब ये आपने पढ़ लिया था यहाँ तक। करें वेदिक संस्कृत। कदीम हिंद आर्याई दौर में हिंदुस्तान में शुमाल मगरिब ता मशरिक जिस जुबान का इर्तिका और फरोग अमल में आया उसे संस्कृत कहते हैं। साफ सीधी बात, यही बात को मसूद हुसैन खान लिख रहे थे, लेकिन 30-35 सफ़ा पर मुश्तमिल पूरी बहस थी, तो मुझे लगा कि पता नहीं आप समझ रहे नहीं समझ रहे हैं, तो उनके शागिर्द अजीज़ की किताब हमने निकाल दी। देखिए उन्होंने अपने उस्ताद की किताब के बाद अपनी किताब लिखी, उसको आसान कर दिया है हमारे लिए। तो उसका नाम क्या है, संस्कृत है। संस्कृत के सबसे कदीम नमूने हमें वेदों के ज़ुबान में देखने को मिलते हैं। एक बात अब समझिए, फिर से मैं बता दूं आपको। सबसे पहले ये कि कदीम हिंद आर्याई दौर में जो ज़ुबान बोली जाती है उसको संस्कृत कहते हैं। और ऐसे पहली वाली किताब में मैंने आपको बताया था कि उस कदीम ज़माने में जो किताब सबसे पहले मिली वो वेद की थी, उसमें ऋग्वेद। वही बात ये अपनी किताब में लिखते हैं कि देखिए संस्कृत के सबसे कदीम नमूने हमें वेदों में मिलते हैं। बात एक है या दो, बताइए, कमेंट कीजिए। एक ही बात, इसी बात को उन्होंने अलग अलग कहने की कोशिश की। ठीक है, कह रहे हैं कि जो हिंदुओं की मुकद्दस किताब है उसके अलावा इस दौर में 3 और वेद तख्लीक किए गए हैं, यानी ऋग्वेद के अलावा 3 किताबें और लिखी गई हैं। आगे पढ़ेंगे क्या है, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसलिए मैंने आपको कहा था कि सबसे कदीम वेद का अगर सवाल आ जाएगा सबसे कदीम वेद कौन से, तो ऋग्वेद
इन वेदों की जुबानों में थोड़ा बहुत फर्क पाया जाता है। ऋग्वेद की जुबान में भी एक सानियत नहीं पाई जाती, क्योंकि उसके मुख्तलिफ हिस्से मुख्तलिफ मकामात पर और मुख्तलिफ अदवार में तख्लीक किए गए। जैसे बताया था ना, पंजाब में कुछ लिखे गए, कुछ दरिया वालगा में लिखे गए, कुछ सिंध में लिखे गए। तो इसी बात को, उस जगहों का जिक्र न करके इन्होंने सीधे सीधे कहा दिया। देखिए यहाँ इसको देखिए, एक सानियत नहीं पाई जाती है। क्यों? इसके लिए इस वजह यह है कि इसके मुख्तलिफ हिस्से हैं और मुख्तलिफ हिस्से मुख्तलिफ मकामात पर लिखे गए हैं, लिहाजा फ़र्क है। आगे आइए। बहैसियत मजमूई ऋग्वेद की तख्लीक का ज़माना 1200 ता 1000 कबल मसीह माना गया। इसको आपको लिख लेना है, इल्मी तौर पर आपको इसको लिख लेना है, ये वाला लाइन को, ये से यहाँ तक। तो बहैसियत मजमूई ऋग्वेद का ज़माना क्या है? 1200 ता 1000 कबल मसीह। अब आ जाए आगे। कर ऋग्वेद और दूसरे वेदों को चूंकि मजहबी तकद्दुस हासिल है, जाहिर सी बात एहतराम के नज़र सब लोग देखते हैं, उसको देखना भी चाहिए, इसलिए इन्हें हिफ्ज कर लिया जाता था। जैसे हमारे यहाँ आसान जुबान में कुरान पाक को हम हिफ्ज कर लिया करते थे मजहबी किताब समझकर। इसी बात को ये कह रहे हैं, चूंकि मजहबी तकद्दुस हासिल था लिहाजा इसको हिफ्ज कर लिया करते थे, और नस्ल दर नस्ल उसकी जुबानी मुंतकिली का सिलसिला जारी था। जाहिर सी बात है, हमारे पास जो हदीस की किताबें पहुंची हैं, जो कुरान करीम पहुंचे, कैसे पहुंची है? सीना दर सीना, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हाफिज हूँ। बड़ी चलिए आगे। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा हमदिया नज़में पाई जाती हैं। ये देख लीजिए, वैदिक कवायद नवेश ऋग्वेद और यहाँ से ऋग्वेद और वेदों को के मजहबी तकद्दुस हासिल था, इसलिए इन्हें हिफ्ज कर लिया जाता था, और नस्ल दर नस्ल इसकी ज़बानी मुंतकली का सिलसिला जारी रहता था। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा हमदिया नज़में पाई जाती हैं। वैदिक कवायद नवेश मैकडॉनल्ड का ख्याल है कि ऋग्वेद अदबी ज़बान में तख्लीक की गई है, जो बोलचाल की ज़बान से मुख्तलिफ है। लेकिन संस्कृत के बाद दूसरे आलिमों ने ये राय जाहिर की है कि ऋग्वेद की ज़बान सादा और गैर मसनूई है। वेदों के बाद ब्राह्मणी और स्पेंसरे तख्लीक की गई, जो मजहबी ब्राह्मणी के बाद क्या है? उपनिषदे होगा सर। ठीक। तख्लीक मजहबी नौइयत की तसानीफ है और उनकी जबान भी वैदिक संस्कृत है। वैदिक संस्कृत कोई इलाहिदा जबान नहीं, बल्कि संस्कृत ही की कदीम शक्ल को वैदिक संस्कृत कहा गया है। इतनी बात में किसी को समझ में कोई बात नहीं आई होगी तो आप हमें पूछ सकते हैं, हम रुके हुए हैं यहाँ कि वेद क्या है, संस्कृत क्या है, या कहाँ से ये ज़ुबान जाहिर हुई, कैसे हिंदुस्तान में फैली, कितने अदवार हैं, कोई भी पूछ सकता है। एक एक करके हम आपको रुके हुए हैं, ताकि हो सकता है ज़्यादा देर के बाद आपको मौका दे पूछने का तो भूल जाएं आप। इतना मैं आपको मौका दे रहा हूँ, आप पूछ सकते हैं अपनी बात को, या अपने इश्काल को पूछ सकते हैं, या जो समझ में नहीं पूछ सकते हैं। पूछिए सर। मेरा एक सवाल है जी। कि आर्या जो जबान बोलते हुए आए थे वो जबान संस्कृत थी जी। तो क्या हिंद यूरोपी जबान या इर्तिकाई शक्ल हिंद ईरानी जबान जिसे बोला गया, क्या वो भी संस्कृत जबान ही थी या उसकी शक्ल कुछ और थी? जी, मैं सवाल दोहराता हूँ, आप बताइएगा क्या मैं सवाल समझा या नहीं। अब कह रहे हैं कि कदीम हिंद आर्या जो यहाँ आए थे, जो ज़ुबान बोल रहे थे, है ना, जैसे कल के क्लास में हमने पढ़ने की कोशिश की थी, और आज के क्लास में एक नई बात आई है कि जो कदीम हिंद आर्या थे, वो जो ज़ुबान बोलते थे, उसको बहैसियत मजमूई संस्कृत का दर्जा दिया गया है। वह जो ज़ुबान बोलते थे वो संस्कृत की ही किस्म से है या अलग है? सवाल यही है, मैं सही समझाऊँ? जी सर। ठीक है जी। इस किताब को, जो पहली किताब हमें पढ़ी थी, तो उसका नाम भी दिया गया था हिंद आर्या कौम जो ज़ुबान बोला करती थी, वो हिंद ईरानी नाम दिया गया था ना, जो हिंद यूरोपी से निकली है।
लेकिन अगर बहैसियत मजमूई इन तमाम ज़बानों के, यानी ज़मान जो 1000 के ज़माने थे, इन ज़मानों के अगर बहैसियत मजमूई नाम दिया जाए तो संस्कृत है। समझ गए बात को? जैसा कि इन्होंने कहा कि बहैसियत मजमूई कदीम ज़माने में जो ज़ुबानें बोली जाती थी, अगर एक नाम देना हो तो क्या नाम देंगे? जैसे हिंदी, उर्दू, फारसी, अरबी, तेलुगु, क्या नाम देंगे? संस्कृत। ठीक है, ये इसका सही जवाब है। यानी बहैसियत मजमूई उन्होंने बताया कि बहैसियत मजमूई अगर नाम देना हो तो क्या नाम दे सकते हैं? तो संस्कृत नाम दे सकते हैं। चलिए यहाँ से पढ़िए, कम से कम एक और हो जाए, कम से कम कुछ पढ़ लें आज। रुक जाइए, कुछ पढ़ लें, थोड़ा ये सबक है मुताले के लायक, तो इसी हिसाब से चलेंगे, बहुत जल्दी नहीं करेंगे जिससे आपको समझ में ना आए। इसी हिसाब से चलेंगे, जिसे आप समझते चले हम समझते चलें, हमारे पास टाइम है, पढ़ते चलेंगे। चलिए यहाँ से कोई और पढ़िए, एक आदमी कोई और शुरू कीजिए। सर, ये रग ऋग्वेद। ऋग्वेद की जुबान सादा, ऋग्वेद की जुबान सादा और गैर मसनूई मतलब गैर मसनूई का मतलब होता है गैर बनावटी, फितरी जुबान। अच्छा, गैर मसनूई मतलब फितरी जुबान, और मसनूई मतलब गैर फितरी जुबान। कहते हैं बड़ी पुरतकल्लुफ, कोई आपका दोस्त मिले आपसे जो पुरतकल्लुफ हो और आपसे कहे आइए हजरत बैठिए, तो क्या कहेंगे? अरे मजाक कर रहे हो। यानी दोस्त क्या चाहता है आपके मुंह से? तुम बोलोगे, तुम तलाक बोलो। अब अच्छा। यहाँ और दोस्त ये आपके, मेरी बात सुनिए पहले, और ये ब्राह्मणे मेरी बात समझ लीजिए। आप जो पूछे ना मसनूई गैर मसनूई, समझ क्यों नहीं पाए आप? क्योंकि लफ्ज का माना आप नहीं जानते हैं। जी मसनूई कहते हैं बनावटी चीज को, ये अरबी जुबान का लफ्ज है। मसनू बनाया गया, गैर मसनू यानी फितरी, जिसको बनाया नहीं जा रहा, वो भी बनाया हुआ लेकिन फितरत की तरफ से बनाया गया है। हाँ, दूसरी बात पूछ लीजिए। मतलब तक माने आवाज नहीं आ रही है। वेदों के बाद ब्राह्मणे और उपनिषदें तख्लीक की गई। उपनिषदें का मतलब ये दोहे की किस्में होती हैं, और वेद जैसे मुकम्मल किताब हो गई, जैसे कहते हैं ना दीवान, और फिर कहते हैं गजल। कितने समझती हैं? गजल। जी गजल लेकिन इंफरादी चीज को कहते हैं ना, 10 लाइन, 8 लाइन, 20 लाइन के। लेकिन इसको जब कुल्लियात में शामिल कर देते हैं तो क्या होते हैं, कई किताबों को कुल्लियात में शामिल कर देते हैं। जो वेद क्या हो गई, मुकम्मल और मोटी किताब हो गई, और उपनिषद या ब्राह्मण क्या हो गई, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, उसके हिस्से हो गए, जुज हो गए, बाब हो गए। ठीक है, जी। थोड़ा सा और पढ़ लिया जाए ना, इतनी बात हो गई। पढ़ेंगे कोई आप में से जल्दी से? कोई और पढ़ी हिम्मत करके पढ़िए, इससे अच्छा कहाँ से मसला पढ़ना है आपको सर? जिंदगी में नहीं मिलेगा। पर अभी पढ़ना नहीं शुरू किया वेदक ना। संस्कृत जी में पढ़िए, यहाँ से पढ़िए, यहाँ से। वे, ये बात काबिल जिक्र है कि मसमतों और कॉन्जेस्टेड ये बात काबिल जिक्र है कि मुसम्मतों की, हाँ पढ़िए, मुसम्मतों की हयात और माकूसियत जो ज़माना हाली की उर्दू की नुमायाँ सौती खसूसियात है, वेदक की संस्कृत में इर्तिका पजीर हो चुकी थी। यानी उर्दू के हया और माकूसी आवाज़ों मसलन था, भा, था, दा और टा, ठा, डा, ढा वगैरह का वजूद कदीम हिंद आर्याई दौर से पाया जाता है। उसी तरह उर्दू के सभी 10 मसौवतें यानी आ, ई, ऊ, ए, औ भी वेदिक संस्कृत में इर्तिका पा चुके थे। इसमें ये बताने की कोशिश ये की है कि लफ्ज़ की 2 किस्में होती हैं, मुसव्वत और मुसम्मत। इसको आप लिख लीजिए, मुसम्मत और मुसव्वत। जिसमें वाव आ रहा है वो उसको हरफ इल्लत कहते हैं, और मुसम्मत मीम स्वाद मीम ते, इसको हरफ सही कहते हैं। इतना आप अभी जानिए, आगे बहसें आती जाएंगी, उसका मुकम्मल बहस आएगी, आप जान जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ कह रहे हैं कि संस्कृत है, क्लासिकी संस्कृत क्या होती है? जुबान है। अदबी जुबान क्या है? होता है ना अदबी जुबान,
अदबी जायज़ा, तनकीदी जायज़ा। या पीएचडी का उन्वान जब लेते हैं या जब हम प्रोग्राम कराते थे इसी तरह रखते हैं ना, जाहिर सी बात है ज़ुबान है भोजपुरी उर्दू सब मिला के, लेकिन अब क्या कहते हैं उर्दू का तनकीदी जायज़ा या किरिश चंद के अफसाना कालू भंगी का तनकीदी जायज़ा, या जो है कि सर क्या है सर पर, समझ में नहीं आ रहा क्या बोले आप। चलिए यहाँ से कोई पढ़िए, सर हम पढ़ते हैं। पढ़िए। क्लास संस्कृत, वैदिक संस्कृत के बाद संस्कृत की दूसरी शक्ल क्लासिकी संस्कृत का इत्का अमल में आया। संस्कृत जुबान में जब अदबी तसानीफ का सिलसिला शुरू हुआ तो ये क्लासिकी संस्कृत कहलाई। धीरेन्द्र वर्मा क्लासिकी संस्कृत के बारे में लिखते हैं कि ये मसनूई या अदबी जुबान थी, और महाभारत और रामायण जैसी तसानीफ जिन्हें बिला तामिल आलमी अदब के मुकाबले में पेश। सुषमा तामिल पढ़ेंगे तो हो जाएगा। जी सर। तामिल एक जुबान का नाम है, ये जिन्हें बिला तअम्मुल जी बिला तअम्मुल आलमी अदब के मुकाबले में पेश किया जा सकता है। तअम्मुल क्लासिकी संस्कृत में ही तख्लीक की गई। क्लासिकी संस्कृत को आम इस्लाह में महज संस्कृत कहते हैं। कभी कभी वैदिक संस्कृत और क्लासिकी संस्कृत दोनों को मिलाकर संस्कृत कहा जाता है। वैदिक संस्कृत को भी कभी कभी वेद भाषा भी कह दिया जाता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि सोती और क्वायदी एतबार से वैदिक संस्कृत और क्लासिकी संस्कृत में इख्तिलाफात पाए जाते थे। जैसे इन्होंने कहा नंबर 2 पर क्लासिकी संस्कृत, संस्कृत थी क्लासिकी संस्कृत। अब हमें ये जानना है क्लासिकी संस्कृत और वैदिक संस्कृत क्या होती है। जानना जरूरी है नहीं जरूरी है? जरूरी है, भाग नहीं सकते आप। अगर आप आज भागेंगे तो जिंदगी भर आपको भागना ही पड़ेगा। जब भी जरूरत पड़ेगी आपको अच्छी जगह जाने की, अच्छी जगह बोलने की, आप भागेंगे। इसलिए कि आप असल जमाने में असल मैच में भाग गए थे आप, तो यहाँ पढ़िए, आप भागिए मत। क्लासिकी संस्कृत और वैदिक संस्कृत। वेद जानते हैं ना, पुराने जमाने की मुकद्दस किताबें, इतना जान गए? इसको याद कर लीजिए, मैं बताता हूँ। कदीम हिंद आर्याई दौर में जो मुकद्दस किताबें थी उसको वेद कहते हैं। इतना याद कर लीजिए ताकि आपके ज़हन में खाका बन जाए, ठीक है। उस जमाने में जो जुबान थी वो संस्कृत, उसको कहते हैं वैदिक संस्कृत। आसान हुआ। अब कहते हैं क्लासिकी संस्कृत। तो पहले वैदिक थी, तो लोग गैर मसनूई तौर पर बोलते थे, बना कर नहीं बोलते थे, जबरदस्ती का पुरतकल्लुफ नहीं बोलते थे, तितली बोलते थे। फिर आया क्लासिकी संस्कृत, यानी संस्कृत जुबान में जब अदबी तसनीफ का सिलसिला शुरू हुआ तो एक क्लासिकी संस्कृत कहलाई। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, जिस जुबान में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, गुफ्तशुनीद कर रहा हूँ अभी क्लास में, क्या मैं इसी जबान में किताब लिखूंगा? या क्या आप इसी जबान में किताब लिखेंगे? जैसे अभी किसी ने पढ़ा था तो उन्होंने कहा ये क्या है, बीच में निकल गया ना जुबान से। तो अगर कोई लिखने पढ़ने में कोई गलती हो रही है तो क्या आप कहेंगे ये क्या है? उसको तो लिखेंगे नहीं ना। तो लिखने का जो अदब होता है या लिखने की जो जुबान होती है वह अलग होती है बोलने की जुबान के बिलमुकाबिल। बोलने वाली जुबान के बिलमुकाबिल लिखने वाली जुबान जो होती है वह अलग होती है। तो जब संस्कृत जुबान में लिखने पढ़ने का अमल शुरू हुआ उसको क्लासिकी संस्कृत कहा गया। मिसाल के तौर पर आपके गांव में बहुत लोग होंगे, सब लोग बोलते हैं नहीं बोलते हैं? कमेंट में कीजिए आप लोग। खामोशी अच्छा नहीं है, कमेंट में जवाब दीजिए। गांव में जितने अफराद सब लोग बोलते हैं ना, क्या ये गांव में जितने अफराद सब लोग लिखते पढ़ते हैं? यानी सबसे आप कुछ लिखवाना हो गांव के ताल्लुक से तो कोई सबसे अच्छा इंसान हो जो लिखने के ताल्लुक से सबसे ज़्यादा अच्छा जानता हो उसके पास जाएंगे ना। बोली तो दोनों एक बोलते हैं, लेकिन लिखने के जो तरीक़ेकार है वो अलग होता है। इसी को कहा कि संस्कृत जुबान में जब अदबी तसानीफ का सिलसिला शुरू हुआ तो क्लासिकी संस्कृत कहलाई। और एक अदीब का नाम भी दिया, धीरेन्द्र वर्मा, क्लासिकी संस्कृत के बारे में लिखते हैं कि ये मसनूई या अदबी ज़ुबान थी। मसनूई मतलब बनाई हुई ज़ुबान। इंसान जब लिखने के काम करता है तो क्या करता है? बना कर लिखता है। आप हजरात से मुअद्दबाना इल्तमास है कि इस क्लास में शिरकत फरमा कर
हमें शुक्रिया का मौका इनायत फरमाए हैं। इस तरह लिखता है ना लिखने में, लेकिन जब बोलता है तो इस तरह बोलता है, नहीं बोलता है। चलिए, तो ये है क्लासिकी संस्कृत और वैदिक संस्कृत। इधर समझ में आया क्लासिकी संस्कृत किसको कहते हैं, वैदिक संस्कृत किसको कहते हैं? इधर समझ में आएगा बताइए। किसी को भी समझ में नहीं आया? अदबी ज़ुबान, जी अदबी ज़ुबान, कदीम ज़माने में जो अदबी ज़ुबान हो, अदबी ज़ुबान उसी को कहते हैं जिसमें लिखा पढ़ा जाता है, लिखी पढ़ी जाने वाली ज़ुबान। वह ज़ुबान जिसमें आप लिखते पढ़ते हैं उसको अदबी ज़ुबान कहते हैं। और आम ज़ुबान उसको कहते हैं जिसमें आप उठते बैठते चलते फिरते बात करते हैं। इतनी समझ में आ गई बात? इतनी बात समझ में आ गई तो हमें बताइए। जब इतनी बात समझ में आ गई तो इससे ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, कुछ बात मैं आपको बताता हूँ। ज़्यादा पढ़ाएंगे